हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरेक्टिव विद्या शिक्षा सर्वोपरि। आज मैं बिजनेस स्टडीज की क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का, जिसके 2 सेक्शन है, उसके सेक्शन फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले एक क्विक रिकैप करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, राइजेस ऑफ इंटरमीडिएट्स, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी स्ट्रेंथन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज हम इस वीडियो में किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मर्चेंट कॉर्पोरेशन, मेजर ट्रेड सेंटर्स, मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी फर्स्ट AD अप टू 1991 एंड इंडिया बिगिंस टू रीइंडस्ट्रियलाइज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मर्चेंट कॉर्पोरेशंस की। अगर हम देखें कि एंशिएंट टाइम में मर्चेंट कॉर्पोरेशन कैसे थे, द मर्चेंट कम्युनिटी ऑल्सो डिराइव्ड पावर एंड प्रेस्टीज फ्रॉम गिल्ड्स। समाज में उनका बहुत रुतबा था, उनको बहुत इज्जत मिलती थी, उन्होंने बहुत नाम कमाया था। These corporations organized on formal basis, framed their own rules of membership and professional code of conduct, which even kings were supposed to accept and respect. इन्होंने जो कॉरपोरेशन बनाई थी, इन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाई, फॉर्मल बेसिस पे बनाई। इन्होंने सारे फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए एंड इनका खुद का मेंबरशिप रूल थे, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट थे, और ये चाहते थे वहां के राजा भी उसके रिस्पेक्ट करें एंड उस रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें। अब हम इनकी इनकम्स की बात करें तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस वर आल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ट्रेडर हैड टू पे ऑक्ट्राय ड्यूटीज दैट वर levied on most of the imported articles at varying rates. They were paid either in cash or in kind. ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्स जो थे वो इनके मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे। जितने भी ट्रेडर्स इंपोर्ट करते थे सामान, उन्हें ऑक्ट्राय ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। ऑक्ट्राय ड्यूटी को हिंदी में जकात शुल्क कहते थे। ये डिपेंड करता था इंपोर्ट किए हुए सामान पे। ऐसा नहीं था कि सारे सामानों पर एक ही तरीके का ऑक्ट्राय ड्यूटी लगती थी, और ये लोग अपनी मर्जी से या तो पैसे में देते थे कर या फिर किसी सामान के रूप में। उसके बाद फेरी टैक्स की बात करें, फेरी टैक्स को नौका टैक्स भी कहते हैं, यानी शिप टैक्स कह लीजिए। एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेवल करने में बोट्स यूज करते थे लोग एंशिएंट टाइम में, तब फेरी टैक्स वाज अनदर सोर्स of income generation. It had to be paid for passenger, goods, cattle and carts. Merchant ferry tax से भी इनकम जनरेट करते थे। अगर लोगों को वोट की रिक्वायरमेंट होती थी, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, अपने पालतू जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह, या फिर जो उनके घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी होते थे, उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह नाव की हेल्प से ले जाना पड़ता था तो उन्हें ये फेरी टैक्स पे करना पड़ता था। अब हम आगे चले। मेजर ट्रेड सेंटर्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ट्रेडिंग होती थी। एंशिएंट टाइम में जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो थे तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, उज्जैन, कोची एंड ताम्रलापट्टी। इसके अलावा पाटलिपुत्र, पेशावर, वाराणसी, मिथिला, सूरत, मदुरा, ब्रोच एंड कावेरी पट्टा, जो कि आज के समय में कावेरी पट्टम के नाम से जाना जाता है। ये सारे थे मेजर ट्रेड सेंटर्स। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो बात आती है मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स की। अगर हम देखें कि इंडिया में एक्सपोर्ट क्या किए जाते थे तो वो थे स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगो, शीशम ऑयल, cotton, parrot, live animal and animal products like skin, fur, horn, tortoise shell, pearl, crystal, copper, etc. ये सारे सामान थे जो इंडिया में एक्सपोर्ट किए जाते थे। अब हम ये देखें कि इंपोर्ट क्या किए जाते थे, तो उसमें आते थे हॉर्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क,
वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबीज, कॉर्ड, ग्लास एक्सेट्रा। ये वो सामान थे जो इंडिया में बाहर से मंगाया जाता था, इंपोर्ट कराए जाते थे। अब हम आगे चलें तो बात आती है पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। फर्स्ट एडी अप टू 1991 इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? Between the 1st and the 7th century, India is estimated to have the largest economy of the ancient and medieval world, controlling about 1/3 and 1/4 of the world wealth. अगर हम 1st से 7th सेंचुरी की बात करें तो इंडिया एंशियंट और मेडिवल पीरियड में सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाला देश माना जाता था। इतना ही नहीं, ये कह लीजिए विश्व की इकोनॉमी का 1/3 और 1/4 इंडिया ही था। अब हम उसके आगे बात करें, द कंट्री वॉज ऑफन रेफर टू एज स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप इन द राइटिंग ऑफ मैनी ट्रेवलर्स। बहुत सारे लोग 11वीं और 17वीं शताब्दी में भारत आए जिन्होंने भारत को स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना। डिस्पाइट द ग्रोइंग कमर्शियल सेक्टर, it is evident that the 18th century India was far behind Western Europe in technology, innovation and idea. मगर जैसे ही कमर्शियल सेक्टर्स इंक्रीज हो रहा था, इंडिया वेस्टर्न यूरोप से बहुत पीछे हो गया था। कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी इंडिया पे, और इंडिया के लोग आजाद नहीं थे। उनके पास अपनी मर्जी से करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो बहुत पिछड़ गए। और आगे जाके ब्रिटिश एम्पायर बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी, और मिड 18th सेंचुरी में आते आते तक ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा सत्ता इंडिया पे जमा लिया। The East India Company used revenue generated by the provinces under its rule for purchasing Indian raw material, spices and goods. जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग प्रांतों से कमाती थी, रेवेन्यू लेती थी, वो सारा का सारा वो इंडियन रॉ मटेरियल, स्पाइस एंड गुड खरीदने में लगाती थी। इससे द कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ बुलियन दैट यूज्ड टू कम ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड स्टॉप्ड। आप देख सकते हैं, ये होता था बुलियन। एंशिएंट टाइम में फॉरेन ट्रेड करके बुलियन भारत आता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ का रेवेन्यू यही खर्च करना शुरू कर दिया, इसलिए वो जो फॉरेन ट्रेड की हेल्प से बुलियन आता था वो अब रुक गया। दिस चेंज द कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ से इंडियन इकोनॉमी टोटल चेंज होने लगी। बुलियन रुका, फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हुआ, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ और इंपोर्ट कम हो गया। इंडिया बिगेन्स टू री इंडस्ट्रियलाइज। अब इंडिया ने अपना पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी स्टार्टेड एंड इंडिया वेंट फॉर सिविलाइज्ड प्लान। द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1952। भारत आजाद हुआ, उसके बाद इंडिया ने सेंट्रलाइज्ड प्लान बनाना शुरू किया कि अब उन्हें भारत को मॉडिफाई करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए इन्होंने फर्स्ट 5-year प्लान बनाया 1952 में, जिसमें इन्होंने काम किया मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स पे, साइंस पे, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स पे एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे। मगर ये सारे के सारे प्लान गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जा रहे थे, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बिजनेस रन कर सकें। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा तो इंडिया रिलाइड हेवीली ऑन बोरिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एंड फाइनली एग्री टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। जब इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि वो बाहर के देशों से ज़्यादा पैसा ले रही है उधार, तो उन्होंने 1991 में लिबरलाइजेशन एक्सेप्ट किया। उन्होंने जो बहुत सारे ऐसे कानूनन रुके हुए काम थे जिनको चालू करवाए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की ड्यूटियों को कम किया, जिसकी वजह से द इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे एंड प्रिफर्ड FDI डेस्टिनेशन। इंडियन इकोनॉमी आज के टाइम पे फास्टेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें
तो इंडिया उसके लिए भी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है। अब हम बात करें रीसेंट इनिशिएटिव की गवर्नमेंट की, तो आप लोगों ने सुना ही होगा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 20 की, तो इसमें यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को बहुत सुधारेगी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बढ़ाएगी एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड को पॉजिटिव बनाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए।